तो आज हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज़ों की दुनिया के शायद सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक की। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए ये विमान गायब हो गया। 239 लोग थे इस पर। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, मतलब खबरें हैं, जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी है। तो चलिए आज इन्हीं सबको जरा टटोलते हैं, देखते हैं कि क्या समझ आता है कि आखिर उस उड़ान के साथ हुआ क्या होगा। शुरुआत तो जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं बिल्कुल नॉर्मल थी। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह जो काफ़ी अनुभवी थे और उनके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद प्लेन उड़ा रहे थे। उड़ान भरने के कोई 38 मिनट बाद जब प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मतलब ATC से आखिरी बातचीत हुई। कैप्टन के शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। बस यही। और इसके चंद मिनट बाद ही रात के लगभग 1:21 पर प्लेन सिविलियन रेडार की स्क्रीन से गायब हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मलेशिया की मिलिट्री के प्राइमरी रेडार ने उसे इसके बाद भी करीब 1 घंटे तक ट्रैक किया और रेडार ने ये दिखाया कि विमान अचानक अपने तय रास्ते से पश्चिम की तरफ मुड़ गया था। मतलब उसने मले पेनिनसुला को क्रॉस किया। अच्छा, पश्चिम की तरफ? ये तो बिल्कुल उल्टी दिशा हुई। जी हाँ, बिल्कुल। तो आखिरी बार कहाँ दिखा वो मिलिट्री रेडार पर? उसे आखिरी बार सुबह 2:22 देखा गया, पेनांग आइलैंड से कोई 200 नॉटिकल मील उत्तर पश्चिम में, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर। इसके बाद तो ज़ाहिर है खोजबीन शुरू हुई होगी, पहले साउथ चाइना सी में, फिर शायद मलक्का स्ट्रीट में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ी? अगला क्लू कहाँ से मिला? जांच में जो बड़ा मोड़ आया वो ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट के डेटा से आया। हम्म, पता ये चला कि प्लेन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, SDU, मतलब सैटेलाइट डेटा यूनिट। वो रडार से गायब होने के बाद भी कई घंटों तक जमीन पर स्टेशन से संपर्क करता रहा। ये ऑटोमेटिक सिग्नल थे जिन्हें पिंग्स या तकनीकी भाषा में हैंडशेक कहते हैं। हर घंटे एक सिग्नल जैसा। अच्छा, पिंक्स। तो इन सिग्नल से क्या पता लगा पाए? इन सिग्नल्स का जो विश्लेषण हुआ उससे ये अंदाजा लगा कि प्लेन रडार से ओझल होने के बाद भी करीब 6 से 7 घंटे और उड़ता रहा और उसकी जो संभावित दिशा थी वो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ इशारा कर रही थी। बाप रे, 6-7 घंटे और। जी। और इसी विश्लेषण के आधार पर एक बहुत बड़ी एक आर्क जैसी लोकेशन लाइन तय की गई जिसे सेवेंथ आर्क यानी 7वीं चाप कहते हैं। माना ये गया कि इसी आर्क पर कहीं प्लेन का ईंधन खत्म हुआ होगा और वो नीचे आया होगा। और फिर सालों बाद मलबा मिलना शुरू हुआ है ना? हाँ हाँ। काफी समय बाद जुलाई 2015 में अफ्रीका के पास एक द्वीप है, रियूनियन आइलैंड। हम्म, वहां प्लेन के विंग का एक टुकड़ा मिला, फ्लैपेरॉन कहते हैं उसे। अच्छा। उसके बाद फिर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मेडागास्कर, इन जगहों पर भी प्लेन के कुछ और हिस्से बहकर किनारे पर लगे। अच्छा, तो इससे दक्षिणी हिंद महासागर वाली थियरी को और बल मिला होगा। बिल्कुल। इन टुकड़ों के मिलने से ये लगभग तय हो गया कि विमान का अंत दक्षिणी हिंद महासागर में ही कहीं हुआ है। तो फिर जाहिर है खोज वहीं फोकस हो गई होगी, समंदर के नीचे। जी। दक्षिणी हिंद महासागर में सालों तक खोज चली। ये एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे महंगी अंडर वाटर सर्च बन गई। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी अगुवाई की। लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर समंदर का तल छान मारा गया। हम्म, लेकिन विमान का मुख्य मलबा वो नहीं मिला। इतना बड़ा इलाका और फिर भी कुछ नहीं। कुछ नहीं। फिर 2018 में एक प्राइवेट अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी, उसने भी कोशिश की, वो भी नो फाइन नो फी के आधार पर। मतलब मलबा मिलेगा तो पैसा लेंगे वरना नहीं। उन्होंने भी सबसे आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की, ऑटोमेटिक सबमरीन वगैरह, पर नतीजा वही रहा, कुछ नहीं मिला। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि वो शायद फिर से कोशिश करने वाले हैं। हाँ, ऐसी खबरें हैं कि ओशन इन्फिनिटी शायद 2025 में एक बार फिर खोज शुरू कर सकती है, सरकार की मंजूरी मिली तो। खैर, जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक तो सवाल वही है कि आखिर हुआ क्या? हम्म। क्या थ्योरीज हैं इस बारे में? देखिए, थ्योरीज तो कई हैं, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी साबित नहीं हुआ है। एक जो प्रमुख थ्योरी है, वो थोड़ी विचलित करने वाली है। वो है पायलट का जानबूझकर ऐसा करना, मतलब एक तरह से मर्डर सुसाइड। ओहो। कैप्टन ज़ाहरी के घर पर जो फ्लाइट सिमुलेटर मिला था, उसमें हिंद महासागर के ऊपर एक ऐसे ही रास्ते का डेटा मिला था जो MH370 के संभावित आखिरी रास्ते से मिलता जुलता था।
हालांकि जांच अधिकारियों ने इसे कोई निर्णायक सबूत नहीं माना था। लेकिन ये शक तो बनाना होगा। हाँ, शक तो है। और हाल ही में एक एक्सपर्ट विंसेंट लाइन, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है पायलट ने जानबूझकर विमान को समंदर में ऐसी जगह कंट्रोल करके उतारा हो, मतलब कंट्रोल्ड डिचिंग, ताकि वो कम से कम टूटे और गहरे पानी में आसानी से ना मिले। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली सोच है। और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? दूसरी थियरीज भी हैं, जैसे शुरू में हाईजैकिंग का शक था, क्योंकि 2 यात्री चोरी के पासपोर्ट पर थे, लेकिन जांच में उनका कोई आतंकी कनेक्शन नहीं निकला। हाँ, ये बात आई थी सामने। फिर कार्गो में आग लगने की बात भी उठी। प्लेन में लिथियम आयन बैटरीज थीं, जिनमें आग लगने का खतरा रहता है। लेकिन एक और थ्योरी, जिसे खासकर ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB ने काफी संभावित माना था, वो है केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, मतलब हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब? मतलब किसी वजह से, शायद डिप्रेशराइजेशन से, कॉकपिट और केबिन में ऑक्सीजन का लेवल गिर गया हो, जिससे पायलट और यात्री बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। ये थ्योरी उस लंबी खामोश उड़ान की व्याख्या करती है। उफ, इतनी सारी अलग-अलग थ्योरीज। क्या कोई नई तकनीक या कोई नई उम्मीद है जो इस गुत्थी को सुलझा सके? हाँ, कोशिशें तो जारी हैं और नई टेक्नोलॉजी से उम्मीदें भी बंधी हैं। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, का इस्तेमाल हो रहा है पुराने डेटा को फिर से एनालाइज करने के लिए। शायद कोई नया पैटर्न मिल जाए। और एक ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर है, रिचर्ड गॉडफ्रे। वो एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर काम कर रहे हैं, WSPR नेट। WSPR नेट? ये क्या है? ये एक ग्लोबल डेटाबेस है जो शौकिया रेडियो ऑपरेटर्स के भेजी कमजोर रेडियो तरंगों को ट्रैक करता है। गॉडफ्रे का दावा है कि जब MH370 गुजरा होगा, तो उसने इन तरंगों में मामूली सी गड़बड़ी पैदा की होगी, जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और उनके विश्लेषण के मुताबिक संभावित क्रैश साइट उसी सेवेंथ आर्क के पास ही कहीं है, जहां पहले खोज हुई थी, लेकिन शायद थोड़ा और दक्षिण में। अरे वाह! ये तो वाकई में एक नई दिशा हो सकती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा पानी के नीचे खोज करने वाले ड्रोन्स अब और बेहतर हो गए हैं और समंदर के नीचे की आवाज़ों, मतलब हाइड्रोफोन डेटा का विश्लेषण भी शायद कुछ सुराग दे सके। तो उम्मीद तो है। 10 साल से ज़्यादा हो गए। और MH370 आज भी एविएशन का शायद सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक रहस्य बना हुआ है। उन 239 परिवारों के लिए तो ये एक ऐसा इंतज़ार है, जिसका कोई अंत नज़र नहीं आता। हाँ, और ये घटना हमें बार-बार ये याद दिलाती है कि हमारी आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ये धरती, खासकर इसके विशाल महासागर, कितने बड़े और रहस्यमयी हैं। क्या भविष्य की तकनीक आखिरकार हमें जवाब देगी, या फिर कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं? ये एक सवाल है जो शायद लंबे समय तक हमें सोचने पे मजबूर करता रहेगा।